हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स विद हितेश, जिसका मोटो क्या होता है? हाँ वही, ठीक है, समझ गए हैं आप। ठीक है, जो रेगुलर फॉलो कर रहा होगा वो समझ जाएगा। बेटा एक प्री बोर्ड आप सब दे चुके, ठीक है। आई होप सबके प्री बोर्ड अच्छे गए होंगे। अब मैं आपका सीधा 20 नंबर का घड़ा भरने जा रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज एक ऐसी चीज है जो कि एक ऐसा पार्ट है जिसमें बच्चे एक आधा एमसीक्यू गलत कर आते हैं, और जिसके वजह से आगे के पेपर में भी चांसेस होते हैं बी सी डी ई सेक्शन में कि कुछ ना कुछ गलती हो जाए तो स्कोर सीधा 75 से नीचे चला जाता है। तो एमसीक्यू 20 में से 20 पूरे लाने हैं बेटा। मैं कोई भगवान नहीं, जो मैं कह रहा हूं कि जो मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा वही आएंगे। हाँ, मैंने अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए आपके लिए वो एमसीक्यू छाट छाट के लाया हूं हर चैप्टर में से, जो कि इंपॉर्टेंट कह लो या फिर डिफिकल्ट कह लो, सो दैट कि अगर आपने वो एमसीक्यूज कर लिए तो मैं मानता हूं कि फिर आप हर तरीके का एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाओगे। और फिर एक अलग वीडियो बनाएंगे सभी चैप्टर्स के असर्शन रीजंस के ऊपर भी, कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी करें जहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि ए भी सही है बी भी सही है, पर क्या बी जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। और इसी कश्मकश में हमारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। राइट बेटा, तो करेंगे। फिलहाल एमसीक्यू पे फोकस है। प्री बोर्ड बेशक हो चुके हो, सिलेबस आप पूरा कर चुके हो। एमसीक्यू का टॉपिक कुछ इसलिए भी मैंने उठाया कि एमसीक्यू से जो है अभी भी जो बच्चे सीरियस नहीं हुए हैं, ठीक है, अब हो जाओ बच्चों। एमसीक्यू से जो है आपके ये लगा लो हर चैप्टर्स के जो कंसेप्ट हैं वो भी साथ साथ रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। चैप्टर वाइज चलेंगे, चैप्टर 1 से लेके एंड तक। हाँ, स्टैटिस्टिक्स के नहीं करवाऊंगा क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मैंने अलग से ही एमसीक्यूज की वीडियो डाली हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स चैप्टर 1 हमारा, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। और बेटा शेयर करो मैक्सिमम जितने अपने दोस्तों को कर सकते हो, जिनके बारे में आपको पता है कि वो अब भी सीरियस नहीं हुए या उनके स्कोर कम आने के चांसेस हैं, तो शेयर करो। दुआएं देंगे बच्चे आपको, पार्टी वार्टी ले लेना उनसे है। ठीक है, चलो करें शुरू बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, रजिस्टर पेन खोल लो, दिमाग खोल लो और मन करके बैठना। कंसेप्ट वाइज पढ़ाऊंगा, मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200। दो नंबर्स का एलसीएम आपको गिवन है 1200। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। इन ऑप्शंस में से कौन सा उन नंबर्स का एचसीएफ नहीं होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में ट्रिक यूज करेंगे। हमें दे रखा है दो नंबर्स का एलसीएम 1200। ट्रिक याद रखनी है क्या, कि हमें ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा नंबर 1200 का डायरेक्ट फैक्टर नहीं है, यानी कि फैक्टर ही नहीं है। जैसे कि 600 चेक करें तो 600 इंटू 2 1200। 500 चेक करें तो 500 का 1200 जो है 500 के टेबल में नहीं आता, तो हम बोलेंगे कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन भी चेक करो। 400 इंटू 3 1200, 200 इंटू 6 1200, तो यानी कि 600 ये नंबर और ये नंबर, ये तीनों ही 1200 के फैक्टर्स है। 500 फैक्टर नहीं था, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि 500 कैन नॉट बी द एचसीएफ ऑफ द गिवन टू नंबर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If two positive integers a and b are expressible in the form a is equal to pq square and b is equal to p cube q, pq being their prime numbers, p and q क्या है? प्राइम नंबर्स है। then LCM of a and b पूछ रहे हैं। देखो अब आपको यहां पर एक तो ये दे दिया a is equal to pq square, दूसरा आपको दे दिया b is equal to p cube q। ठीक है, एंड एलसीएम पूछा है आपसे किसका? ए एंड बी का। आप ध्यान से समझना बेटा, ये कंसेप्ट मैंने अपनी बेसिक वीडियो में भी क्लियर किया हुआ है एलसीएम एचसीएफ का। एक बार आप फिर समझते हैं कि बेटा जब भी आप किन्हीं दो नंबर्स का, जैसे मैंने ले लिया 12 एंड 20, अब इनको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में हम एलसीएम निकाले तो 12 का एलसीएम आएगा बेटा 2 6 2 3 एंड 3 1। तो यानी कि 12 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर, क्योंकि दो बार रिपीट हो रहा है, इनटू में 3 की पावर 1। अब यहां पर 20 का देखते हैं बेटा, 2 10। अच्छा, मेरे को ना नंबर कुछ और लेना पड़ेगा, नंबर ले लिया जाए 72। नंबर ले लेता हूं मैं बेटा 72।
ठीक है, सो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब 2 से करेंगे तो 36, 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 एंड देन 3 से करेंगे तो 1, यानी कि 72 के हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। अब ध्यान रखना बेटा, जब इस फॉर्म में हमें किसी नंबर के फैक्टर्स गिवन होते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं बेटा। एलसीएम के अंदर ध्यान रखना, दोनों में 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, ठीक है, दोनों के अंदर 2 2 है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री कहां है, यहां पर 3, तो हम कौन सा लेके चलेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 भी यहां पर कॉमन आ रहा है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री कहां पर है, यहां पर 2, तो हम लेके चलेंगे 3 की डिग्री 2, ठीक है। और सपोज कोई ऐसा नंबर होता, सिर्फ ध्यान देना कि यहां पर मल्टीप्लाई बाय 5 होता और यहां पर मल्टीप्लाई बाय 7 होता, तो जो नॉन कॉमन होते हैं एलसीएम के अंदर हम वो भी लेते हैं, ठीक है। एलसीएम के अंदर कॉमन के अंदर हाईएस्ट डिग्री, यहां कॉमन के अंदर हाईएस्ट डिग्री, और जो नॉन कॉमन होते हैं वो भी लेते हैं। फिलहाल ये था नहीं हमारा पार्ट, सिर्फ समझाने के लिए लिखा, तो यानी कि हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। वापस से अपने एमसीक्यू पर आओ, यहां पर पी क्यू स्क्वायर, पी की डिग्री कितनी है, कुछ ना लिखी हो तो डिग्री कितनी हुई 1, यहां पर पी की डिग्री कितनी है क्यू, यानी कि हमारे ए बी का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एक तो आ जाएगा पी क्यूब, अब यहां पर क्या है क्यू स्क्वायर, यहां पर क्या है क्यू, हाईएस्ट डिग्री यहां पर है क्या स्क्वायर, तो हम ले लेंगे क्यू स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन देखो बच्चों कहां होगा, ये रहा ऑप्शन सी, पी क्यूब क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसी में समझ लो, सो दैट मुझे लिखना पड़ता है बेटा, तो लिखने का आलस नहीं है, बट यहीं पर समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि समझो अगर यहीं पर मुझे एचसीएफ पूछा जाता, यहीं पर अगर मुझसे एचसीएफ पूछा जाता तो एचसीएफ कैसे निकालते कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी बोला जाता, तो अब मैं देखता कि सिर्फ कॉमन होना चाहिए और उस कॉमन में लोवेस्ट डिग्री क्या है, ठीक है। तो यानी कि अगर पी क्यू स्क्वायर एंड पी क्यूब, क्यू में पी हो गया कम डिग्री वाला और क्यू स्क्वायर एंड क्यू में छोटी डिग्री किसकी हुई, क्यू की, तो फिर हमारा एचसीएफ क्या हो जाता, पी क्यू। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमन ही लेते हैं, नॉन कॉमन नंबर्स को कभी कंसीडर नहीं करते, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, कानों के पट खोल के अच्छे से सुन लो कि एलसीएम के अंदर कॉमन के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री है वो लेनी है, ठीक है, और नॉन कॉमन नंबर्स को भी लेना है। एचसीएफ के अंदर ओनली एंड ओनली कॉमन नंबर्स को देखना है और उन कॉमन नंबर्स में भी जो छोटी डिग्री है वो कंसीडर करेंगे, जो नॉन कॉमन है उनको साइड में कर देंगे। घुस गई भेजे में दिमाग, भेजे में बात, तो बेटा नोटेड डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन एंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3, और जिसको एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट क्लियर है वो बहुत इजीली इस एमसीक्यू का आंसर दे पाएगा। इफ a is equal to 2 की पावर 3 multiply by 3, b is equal to 2 into 3 into 5, c is equal to 3 की पावर n multiply by 5, then LCM of a b c equals to 2 का क्यूब multiply by 3 का स्क्वायर multiply by 5 सॉरी तो आपसे पूछा जा रहा है बेटा n की वैल्यू। अब यहां पर a b c तीनों नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एलसीएम भी गिवन है एबीसी का, आपसे n की वैल्यू पूछ रहे हैं जो कि हमारा यहां पर चढ़ा हुआ है 3 की पावर n, ठीक है। कैसे करें बेटा, अभी आपको बताया कि एलसीएम में कॉमन एंड हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, तो ये है हमारा आंसर। अब देखो 2 की पावर हाईएस्ट डिग्री 3 थी, यहाँ 2 की डिग्री 1 थी, यहाँ 2 नहीं था, फिर भी हमने हाईएस्ट डिग्री 2 की पावर 3 आंसर के अंदर लिया। अब 3 की डिग्री 1 है, यहाँ पर भी 3 की डिग्री कुछ नहीं लिखा तो 1 है, और यहाँ पर 3 की पावर n है और आंसर में 3 की पावर 2 दे रखा है, तो देखते ही समझ जाना चाहिए कि n हमारा क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि हमें हाईएस्ट डिग्री लेनी होती है, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर A, 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर B, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस B। पहले तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, क्या कह रहे हैं, 3 जो है वो लीस्ट प्राइम फैक्टर है किसी नंबर A का। अब सोचो ऐसा नंबर जिसका फैक्टर लीस्ट क्या हो 3, तो दैट इज कौन सा नंबर होगा, 9, राइट।
9 का जो प्राइम फैक्टर होगा, सबसे छोटा फैक्टर, वो कौन सा होगा बेटा? 3 होगा, क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है और 9 की अपने इटसेल्फ की टेबल में आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या मिल गया? वो नंबर, यानी कि ए हमारा किसके इक्वल हुआ? 9 के इक्वल। कह रहे 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी। एक नंबर है बी जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 7। तो 7, सोचो 7 किसका, मतलब किस नंबर का सबसे पहला फैक्टर 7 होगा? तो ये सोचने वाला क्वेश्चन है। सिंपली सा सोचो, देखो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14। तो अगर हम 14 ले ले तो 14 का सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो या उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, तब जाकर आपको वो नंबर मिलेगा। पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 49 का जो सबसे छोटा फैक्टर होगा, लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा, वो होगा 7। तो यानी कि ये हमारा नंबर हो गया बेटा बी। अब उन्होंने बोला है कि हमें बताओ देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। तो ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी, इन दोनों को ऐड करेंगे, आ गया 58। ठीक है, एंड 58 का लीस्ट प्राइम फैक्टर, क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर बेटा क्या होगा? 2। तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो 70 और 125 दोनों को डिवाइड कर दे, और डिवाइड करते टाइम, डिवाइड करने के बाद 70 में 5 रिमाइंडर बचना चाहिए जब डिवाइड करेंगे 70 को उस बड़े नंबर से, और जब 125 को डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आना चाहिए। तो कैसे करना है बेटा? ध्यान रखना इस ट्रिक को कि जो रिमाइंडर दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली गिवन नंबर्स के लिए, आप सबसे पहले वो रिमाइंडर माइनस कर दो। ठीक है, एंड 125 में से आप रिमाइंडर माइनस करोगे 8, तो आएगा 117। और अब आपको क्या बोल रहे हैं कि लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, क्या करना है? 65 और 117 का बेटा आप निकाल दोगे HCF, और टाइम बचाने के लिए मैं एक साथ आपको HCF निकालना सिखाता हूं। देखो बेटा, ये हमारा 5 की टेबल में जा रहा है, तो 5 1 3, 5 की टेबल में ये नहीं जाएगा, इसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब देखो ये 13 की टेबल से जाएगा, 13 1 जा एंड 13 9 जा। अब 9 का हम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आप देखोगे कि कौन सा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा था। दिस इज 13। ठीक है, उसके बाद 1 आ गया, 9 बचा है। अब देखोगे तो ये 3 और 3 और ये 5, क्योंकि 5 ने भी सिर्फ किसको किया था? 65 को डिवाइड किया था, 117 को डिवाइड नहीं किया। तो ऐसा कॉमन नंबर जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है, दैट इज 13। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा आंसर ए। क्लियर है? अब नेक्स्ट, इफ द एलसीएम ऑफ A and 18 is 36 and the HCF of A and 18 is 2, then A की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो क्या कंसेप्ट है बेटा? एलसीएम एंड HCF में एक प्रॉपर्टी होती है। क्या है वो प्रॉपर्टी? कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इनटू में HCF। ठीक है, कि अगर दो नंबर्स गिवन है, उनका एलसीएम और HCF निकालना है, तो दो नंबर्स का हम एलसीएम निकालेंगे, दो नंबर्स का HCF निकालेंगे, उन एलसीएम और HCF को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पर दो नंबर्स हमें कौन से दे रखे हैं? A और दूसरा कौन सा दे रखा है? 18। प्रोडक्ट मींस बेटा मैथ्स के अंदर मल्टीप्लाई, इक्वल टू में एलसीएम और HCF हमें दोनों का गिवन है 36 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब ट्रांसपोजिंग करेंगे बेटा। ट्रांसपोजिंग मतलब 18 को उधर लेकर के जाएंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 18 चला जाएगा बेटा डिवीजन में। तो जिससे डायरेक्ट, जिसको रिड्यूस करना आता हो डायरेक्ट रिड्यूस कर लेना। यहां पर हमारी A की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4। तो ये रूल याद होना चाहिए आपको। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इनटू में HCF। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी 4। ठीक है, आई होप क्लियर होगी वीडियो बेटा।
फर्स्ट चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। अब हम करेंगे चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, चलो नोटेड डाउन बच्चों। ठीक है बच्चों, अब चैप्टर 2 के एमसीक्यूज करेंगे जो जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है बेटा, और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन k इक्वल्स टू। अब कंसेप्ट क्या है बेटा, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा ये हमारे दो जीरोस होते हैं जो कि किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी अपॉन ए। वी नो हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is the constant term। ठीक है, अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोस। ठीक है, तो दो जीरोस, एक अल्फा एक बीटा, अगर हम दोनों जीरोस का सम करते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन है, माइनस बी बाई ए की। एंड अगर हम अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं तो कंडीशन होती है सी अपॉन ए। ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब उन्होंने बोला है कि इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो बेटा जो बच्चे अल्फा प्लस बीटा वाली कंडीशन से करेंगे तो सॉल्व ही नहीं होगा। रेसिप्रोकल ऑफ द अदर बोला है यानी कि अल्फा, यानी कि हम बोलते हैं कि जो बीटा है वो हमारा अल्फा का उल्टा है, यानी कि अल्फा तो गिवन ही है, बीटा जो है वो अल्फा का रेसिप्रोकल है, यानी बीटा क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, एंड वी नो प्रोडक्ट की कंडीशन क्या होती है, सी अपॉन ए। तो अल्फा इनटू में 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि बीटा की प्लेस पे हम क्या ले लेंगे, 1 अपॉन अल्फा, इक्वल टू में सी। यहां पर चेक करो हमारा सी क्या है बेटा, 4k। सी क्या है हमारा 4k अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर प्लस 4। अब इसको सॉल्व करें तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, k स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 4k, तो k स्क्वायर माइनस का 4k प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दोगे फटाफट से, तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देन k कॉमन आएगा, k माइनस 2, देन माइनस का 2 कॉमन आएगा, k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि यहां पर आपके दोनों ही जीरोस जो आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं, विच इज k इक्वल्स टू 2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट समझना बेटा क्वेश्चन नंबर 8। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस px प्लस q, then a polynomial having 1 upon alpha and 1 upon beta is its zero is। तो बच्चों को आधों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आता, ध्यान से समझना। कह रहे हैं अल्फा बीटा जीरोस है हमारे ये गिवन पॉलिनोमियल के, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो यहाँ पर पी एंड क्यू क्या है, दो कांस्टेंट वैल्यूज है, यानी कि कोई भी नंबर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिनके जीरोस जो हैं वो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो जाए, यानी कि इनके जो जीरोस निकलेंगे उनका रेसिप्रोकल करने के बाद जो नया पॉलिनोमियल बनेगा वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा। तो बेटा इसमें आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, क्या कि जब भी ये सिचुएशन आ जाए कि गिवन जीरोस के आपको रेसिप्रोकल करके जो नया पॉलिनोमियल बनेगा जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सिंपली क्या करो, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बना दो, और एक्स स्क्वायर के यहां पर कुछ नहीं लिखा तो हम मान के चलेंगे क्या लिखा हुआ है 1, उस 1 को आप क्या बना दो, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यानी कि ये q बन जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और जो एक्स स्क्वायर का यानी कि हमारे क्वाड्रेटिक का जो कोफिशिएंट है वो बन जाएगी कांस्टेंट टर्म, और कुछ भी नहीं करना। तो ऑप्शंस में अगर देखें तो ये नहीं होगा, यहां पर भी हमारा q नहीं आ रहा, ये देखो q एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो बन गई कांस्टेंट टर्म। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 अब पढ़ेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस सी, देन अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है बेटा, आपको पॉलिनोमियल दे दिया, पॉलिनोमियल अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये x प्लस 1
के साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में p है। तो पहले तो बेटा हमें अपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से लिखना होगा। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस का p x प्लस 1 माइनस का c, तो इसको मल्टीप्लिकेशन px माइनस p इंटू 1 माइनस का p और माइनस का c। तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस और ब्रैकेट में ले ले p प्लस सी। ठीक है, तो ये अब हमारा प्रॉपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, जिसमें ये हमारी हो गई कांस्टेंट टर्म, p हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब उन्होंने पूछा है अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 की वैल्यू, तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, बेटा मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा प्लस में अल्फा इंटू में 1 अल्फा, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, आई होप मल्टीप्लाई करना आता होगा। फिर 1 को बीटा से करें तो बीटा एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1, यानी कि बेसिकली क्या आ गया हमारे पास अल्फा बीटा, ये होता है हमारा प्रोडक्ट। फिर अल्फा प्लस बीटा को ब्रैकेट में ले ले एंड प्लस का हमारा 1, तो हमारा सम का भी यूज होगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों कंसेप्ट यूज होंगे। अब अल्फा बीटा हमें पता है क्या होता है, सी अपॉन ए। सी हमारा यहाँ पर क्या था, p प्लस सी, लेकिन किसके साथ है, माइनस साइन के साथ। तो बेटा साइन हमेशा कंसिडर करोगे, तो यहाँ पर हमारा आ गया माइनस p प्लस सी प्लस में अल्फा, अच्छा अपॉन में a भी होता है, तो a हमारा 1 है, तो लिखो चाहे मत लिखो, प्लस में अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस माइनस b अपॉन a, तो प्लस का साइन आया माइनस b, b हमारा ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव में है, तो यानी कि माइनस और b हमारा नेगेटिव का p अपॉन में 1 एंड देन प्लस का 1, देन प्लस का 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये मेरा माइनस का p माइनस का c हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का p आ जाएगा, और यहां पर लास्ट में है प्लस का 1, तो नेगेटिव p एंड पॉजिटिव p कैंसिल। इसको सिंपल तरीके से लिखे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस का c, तो 1 माइनस c, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आया? बिल्कुल सिंपल तरीके से करके समझा दिया आपको। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ये करो। और फिर अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 अगेन सेम है, बस जो वैल्यूज पूछी गई है वो चेंज हो गई है कि यहां पर आपसे पूछा गया 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन बीटा स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, और अच्छा ठीक है, पॉलिनोमियल में भी चेंज है, कोई बात नहीं बेटा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, मैं ये रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए भी रफ स्पेस रिक्वायर्ड है। ठीक है भाई, अब समझना ध्यान से, किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इसका एलसीएम ले। तो बेटा जब भी वेरिएबल्स आते हैं, वेरिएबल्स में एलसीएम कैसे ले, तो बहुत सिंपल तरीका है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर्स है उनको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और फिर कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर लाइक दिस। तो ये हमारे पास फाइनल सिचुएशन आई। अब समझना, बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर अपॉन में, यहां पर मैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। हमारा एक्सपोनेंशियल लॉ है कि बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पावर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां तो समझ में आ रहा है कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कंसेप्ट लग जाएगा। अब यहां पर सम ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा रिक्वायर्ड होता है, बट यहां पर है हमारा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो अब इसको समझना, पहले इस पार्ट को सॉल्व करें। तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है हमारा किसके, माइनस बी अपॉन ए के। तो बेटा अब क्या करें कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए दोनों के। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो अब यहां पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा प्लस में 2 अल्फा बीटा इक्वल टू में माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर। अब देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का
2 अल्फा बीटा, ठीक है, माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट हमारा क्या होता है बेटा, C अपॉन ए। तो यहां पर हमारी पॉलिनोमियल था ये, तो C अपॉन ए एज इट इज आ जाएगा। तो यानी कि बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में 2C अपॉन में ए। आई होप ये क्लियर होगा बिल्कुल, 2C अपॉन में ए। अब इसका एलसीएम ले तो ए स्क्वायर, बेटा ये आई होप क्लियर होगा कि ए और ए, अच्छा पहले ये 2C अपॉन ए कि 2 अल्फा बीटा क्या होता है, C अपॉन ए। C हमारा कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव अपॉन में ए एज इट इज लिखा हुआ है, तो वो बस वो लिखा है। अब ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। ये जिसको नहीं पता समझो कि 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 कर रहे हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, बड़ी डिग्री जो है वो आ जाएगा। कैसे कि ये हुआ 9 और ये रहा 3, तो 9 और 3 का एलसीएम लोगे तो समझ में आ जाएगा कि एलसीएम आएगा 9, यानी कि बड़ा नंबर, ठीक है। तो वही चीज अगर वेरिएबल में है तो ए और ए स्क्वायर का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की टेबल में ए स्क्वायर किस पे आएगा, ऑब्वियस है 1 पे आएगा, तो बी स्क्वायर आ गया। माइनस में ए की टेबल में ए स्क्वायर किस पर आएगा, ए पर आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यानी कि ए इंटू में 2C करेंगे तो 2AC, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। तो इस वैल्यू को एज इट इज यहां लिख देते हैं कि बी स्क्वायर माइनस का 2AC अपॉन में ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये ऐसे डिवाइडेड था ना, मैं ऐसे डिवाइड का निशान लगा रहा हूं, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमें पता है, C अपॉन ए, और उसका होल स्क्वायर है, तो C बाय ए का होल स्क्वायर यानी कि मैं दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा सकता हूं, लाइक दैट। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखना बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2AC अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ए स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर। तो अब ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा फाइनली क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस का 2AC अपॉन में C स्क्वायर। तो फाइनल ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2AC अपॉन में C स्क्वायर, ऑप्शन बी। आई होप क्लियर होगा बेटा। एक बार फिर समझा रहा हूं जिसको एक बार में नहीं समझ में आया, कि आपको पॉलिनोमियल गिवन था, वैल्यू निकालनी थी 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैंने इनका एलसीएम ले लिया, क्योंकि इंडिविजुअली 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर का कोई कंसेप्ट या फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, ना ही 1 अपॉन बीटा स्क्वायर का है। एलसीएम कैसे लेते हैं, वेरिएबल्स के अंदर, कि नीचे वालों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, राइट। उसके बाद अब हमें पता है कि ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट हाँ ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो वहां से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो वही किया, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, करते करते सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे भी दोनों का स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू चाहिए थी तो माइनस प्लस का 2 अल्फा बीटा दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव का हो गया। अब अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज C अपॉन ए, वैल्यू डाली, एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लेंगे, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर की टेबल में ए स्क्वायर 1 पे आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर एज इट इज बी स्क्वायर। ए की टेबल में ए स्क्वायर ए पे आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय 2C किया तो 2AC। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां पर लिखी, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो C अपॉन ए, तो C अपॉन ए का होल स्क्वायर होगा, तो दोनों पे इंडिविजुअली स्क्वायर लगाया, देन सिंपल कैलकुलेशन है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो फाइनल आंसर ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और हर बार अपनी वीडियो में जब भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूं तो आपको बार बार समझाता हूं बेटा कि वीडियो देखना, या किसी भी टीचर का जब कंसेप्ट समझा रहे होते हैं उस टाइम पे समझ में आ जाता है, बट थिंग इज इंपॉर्टेंट ये है
कि क्लास के बाद बेटा आधा घंटा 1 घंटे का ब्रेक लो और उसके बाद दोबारा से उन क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करो। जब लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी वो ब्रेन में स्टोर हो पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज भूल जाओगे बहुत जल्दी। नॉट ओनली वन टाइम, एक दिन सेम डे तो जरूर करो, मस्ट है बेटा किसी भी टॉपिक को रिटेन रखने के लिए। देन 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ता, 10 दिन, दो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे लंबे टाइम के लिए जब फाइनल्स में चैप्टर आता है, किसी भी क्लास में हो आप, कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, रिवीजन जब इस तरीके से करोगे कि सेम डे, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर महीने बाद, फिर 2 महीने बाद उठा लो तो देखना वो टॉपिक भूलोगे, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो बच्चों एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x² - 5x + 4 so that 3 is the zero of the resulting polynomial। अब बेटा इसको ऐसे करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर सिंपल सी एक ट्रिक है, समझना ध्यान से। उन्होंने बोला कि इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करें कि जब हम इसके जीरो निकाले तो उसमें से वन ऑफ द जीरो हमारा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। बेटा इस 3 को इसके अंदर पुट कर दो। देखो पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस का 5, 3 + 4 तो 9 - 15 + 4, ठीक है। कितना आ रहा है ये, माइनस का 6 + 4 कितना आ गया, माइनस का 2। अब हमें क्या पता है कि अगर ये इसका 0 होता तो हमारा आंसर क्या आता है, यहाँ पर 0 आना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है, -2। इस -2 को 0 बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, +2। तो डायरेक्टली आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? क्या बोला मैंने कि जो 0 वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 0 इसमें यहां पर उठाकर पुट कर दो। अब हमें पता है कि अगर पॉलिनोमियल का 0 हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, बट यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा था, -2। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, इसमें +2 ऐड करना पड़ेगा। तो इट मींस इस पॉलिनोमियल में भी हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, +2। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। The zeros of a quadratic polynomial x² + 99x + 127 are, आपसे पूछा जा रहा है बोथ, ये लिखा है बेटा पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, बोथ इक्वल, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अब बेटा अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो हो जाओगे परेशान, और अब तक तो प्री बोर्ड तो दे ही चुके हो आप लोग, तो आपको क्लियर होगा कि आप यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा सेकंड चैप्टर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फोर्थ चैप्टर सिमिलर है, यानी कि जो रूट्स निकालने का फॉर्मूला है आप उनको पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पर पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना, जो हमारा डी का फॉर्मूला था डिस्क्रिमिनेंट का, क्या, b² - 4ac। अब वो भी स्मार्ट वर्क कैसे करना है देखो, समझना। b² यानी कि 99 का स्क्वायर, माइनस में 4ac यानी 4 इंटू में 1 इंटू में 127, ठीक है। अच्छा चलो पूरा ही फॉर्मूला लगाएं तो उससे ज्यादा बेटर समझोगे, क्योंकि हमें जीरोस निकालने। अब समझना यहां पर क्या होता था हमारा प्लस माइनस, और यहां पर क्या होता था माइनस का b अपॉन में 2 है। देखो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना फॉर्मूला समझो। अब बेटा b की वैल्यू देखना, माइनस b हमारा कितना है 99, प्लस माइनस अंडर रूट में हम मेरे पास ये फिगर है। चलो दोबारा उतार देता हूँ, 99 का स्क्वायर माइनस में ये करेंगे तो 8, 4 7 28, 4 2 8, 0 1 एंड 508, ये आ गया। अब ध्यान से समझना बेटा, लॉजिक यूज करना अपना, ठीक है। 99 का स्क्वायर करेंगे जो भी आएगा, ठीक है, माइनस में 508, जो वैल्यू आएगी जब हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो सोच के बताओ कि क्या वो 99 से छोटा होगा। क्या बोला मैंने, 99 का स्क्वायर किया, उसमें से 508 माइनस किया, जो भी आंसर आया जब हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मेरा आंसर 99 से छोटा आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों, कैसे आएगा? अब समझो कि अगर मैं इसको हटा दूं 508 के, फॉर अ टाइम बिंग 508 को हटाया तो हमें पता है कि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है तो 99 आ जाता। पर अगर हम उसमें से कुछ रिड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियस है अब जब स्क्वायर रूट करेंगे लेस करने के बाद तो आंसर 99 से छोटा आएगा, ठीक है। अब यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव है तो -99, अगर मैं उसमें प्लस करूंगा 99 से छोटा नंबर तो मेरा आंसर नेगेटिव ही होगा।
और -99 माइनस कोई भी नंबर हो तो माइनस माइनस दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर अगेन नेगेटिव होगा। तो दैट मींस कि जो मेरे दोनों जीरोस निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, नेगेटिव निकल के आएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी। क्लियर है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हो, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना इस पॉलिनोमियल का बहुत मुश्किल हो जाएगा आप बच्चों के लिए। ठीक है, दोबारा समझ लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस ये पूरा फॉर्मूला होता है, अपॉन में 2a उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। 99 के स्क्वायर में से कुछ रिड्यूस करोगे एंड देन उसका स्क्वायर रूट करोगे तो वो 99 से छोटा आएगा। ठीक है, 99 से चाहे जरा सा छोटा है, फॉर एग्जाम्पल प्लस 98.5 ही आ जाए, तो अब -99 प्लस 98.5 करोगे तो माइनस का 0.5 आएगा, और -99 माइनस का कुछ भी आ जाए 2, 5, 10 या 98 आ जाए, तो दो नंबर नेगेटिव नंबर्स को करोगे तो अगेन आंसर नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों जीरोस जो है मेरे क्या आएंगे बेटा, नेगेटिव आएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus ax plus a where a is not equal to 0 which is pretty obvious. So पूछ रहे हैं कि बताओ इनके जीरोस कैसे होंगे। कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल एंड आर ऑलवेज इक्वल। तो बेटा लॉजिक समझना क्या, कि हमारी जो लीनियर टर्म है वहां पर भी a है एंड कांस्टेंट टर्म भी a है। दैट मींस कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारी लीनियर टर्म की कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म दोनों सेम। अब बेटा जब आप इसके जीरोस निकालोगे तो ये या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, तो x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2, यानी कि आपके पास क्या आ गया, x प्लस 2 दो फैक्टर आ गए, यानी कि इसके दोनों जीरोस जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, नेगेटिव निकलेंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी जल्दबाजी मत करना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस मैंने लिख लिया बेटा -4x प्लस में -4x और माइनस में 4, सॉरी। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या कह देंगे कि ये जो a है हमारा नेगेटिव है, यानी कि कांस्टेंट टर्म भी नेगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ x लीनियर टर्म वो भी नेगेटिव है। तो अब अगर इसके जीरोस निकाले तो माइनस का 4x माइनस 4 लाइक दैट, तो एक्स स्क्वायर -2x माइनस 2x माइनस का 4, तो ये x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 2। ठीक है, माइनस का 2, एक सेकेंड कुछ गलती तो नहीं हो रही, गलती हाँ बिल्कुल हो रही है कि पॉसिबल ही नहीं है, ये केस जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या कि हमारे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं दोनों। तो क्या हम क्या करेक्ट ऑप्शन लेंगे, इसमें बोल रहे कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। हाँ ये बात सही आ रही है। कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, तो नेगेटिव तो आ ही रहे हैं। आर ऑलवेज अनइक्वल, तो देखो हमने यहाँ पर चेक किया कि हमारे इक्वल आए, बट क्या कह रहे हैं, आर ऑलवेज इक्वल। अब कंडीशन क्या आ गई कि भाई इक्वल भी आ रहे हैं, कि दोनों ही क्या आ रहे हैं, -2 तो अब किसको सही माने, ऑप्शन डी को या फिर ऑप्शन ए को। 5 सेकंड दे रहा हूं, खुद सोचो कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा या ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट होगा या ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलाओ दिमाग बच्चों। ठीक है बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन सोच लिया, दे दू फाइनल आंसर। क्या होगा बेटा, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कि दोनों जो है पॉजिटिव नहीं हो सकते, यानी कि दोनों हमारे देखो नेगेटिव आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, दोनों नेगेटिव। अब सर यहां पर तो इक्वल भी आ रहे हैं, तो बेटा और भी ऐसे पॉलिनोमियल मैं केसेस आपको दिखा सकता हूं जहां पर हमारे वो क्या हो रहे हैं कि इक्वल नहीं होंगे लेकिन दोनों नेगेटिव होंगे। क्या बोला मैंने, इक्वल नहीं होंगे लेकिन दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कांट बोथ बी पॉजिटिव। ठीक है, दोनों पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकते। किस केस में, जब कांस्टेंट टर्म और वही कांस्टेंट टर्म हमारी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म होगी। ठीक है, चलो
लास्ट क्वेश्चन बेटा समझते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, वी नो हमारी जनरल फॉर्म होती है ये, इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, देन it has, ठीक है, then it has no linear term and constant term is negative, has no linear term and constant term is positive, can have linear term but constant is negative, and can have linear term but constant is positive. क्वेश्चन समझ आया बच्चों? क्या कह रहे हैं? वन ऑफ द जीरो इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी कि अगर एक जीरो हमारा 2 आ रहा है, ठीक है, वैसे तो बच्चों ने शायद ये कर लिया हो, कोई नहीं, इसको डिटेल में समझना कि एक 2 आ रहा है तो दूसरा जीरो हमारा क्या आएगा? नेगेटिव का 2। एंड एज पर द फैक्टर थ्योरम कि अगर 2 हमारा वन ऑफ द जीरो है तो फैक्टर कैसे बनेगा? x माइनस 2, और अगर -2 हमारा वन ऑफ द जीरो है तो फैक्टर क्या रहा होगा? x प्लस 2। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, तो वो क्या आएगा? a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब अगर ये लॉजिक समझ में आया है तो कोई भी समझ जाएगा कि भैया इसके अंदर लीनियर टर्म कहाँ है। लीनियर टर्म भूल चुके हो बेटा, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म कैसे पता चलती है? डिग्री से, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक टर्म। लीनियर टर्म कौन सी होती है? x, और c होती है कांस्टेंट टर्म जिसकी डिग्री क्या होती है? 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ठीक है, तो यहां पर क्वाड्रेटिक टर्म तो है लेकिन हमारी लीनियर टर्म गायब है और जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। बिल्कुल, ये लो ऑप्शन ए ही मिल गया कि लीनियर टर्म नहीं होगी और जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, कोई भी एग्जांपल सेट कर सकते हो खुद से। ठीक है, कहां से समझाना शुरू किया था? ये यहां से। कोई भी एग्जांपल सेट कर लो कि एक 0.5 ले लो, दूसरा उसका नेगेटिव -5 ले लो, इसका फैक्टर x -5, इसका फैक्टर x + 5, सॉल्व करोगे x स्क्वायर माइनस का 25 आएगा। तो अगेन क्वाड्रेटिक टर्म है, लीनियर टर्म गायब है और कांस्टेंट टर्म जो है हमारी नेगेटिव, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब जो सेकंड चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते थे वो मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए। हमेशा कहता हूं आपको भी स्टिल अगर कोई इससे हटके जो आपके एग्जाम में आया हो या अदर बुक से या सैंपल पेपर से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं समझ आ रहा, आप मेरे को कमेंट डालो। कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट करो बेटा, मैं हेल्प करूंगा आपकी।